आप सभी का स्वागत है जीवा बायोलॉजी में। मैं हूं आकार। अब इस वीडियो सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9 के बायोलॉजी का। जो क्लास 9 के साइंस की बुक है उसमें जो बायोलॉजी का पोर्शन है उसका बात करने वाले हैं। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को ही हम लोग फॉलो करेंगे। एनसीईआरटी का बुक इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एनसीईआरटी के बिटवीन द लाइन्स बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी जाती हैं जो हमें खुद समझने होते हैं, और अगर वो हम लोग समझ जाते हैं तो कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाता है और उसी पैटर्न पे सारे जितने भी रेफरेंस बुक है उसी पैटर्न पे बनते हैं। तो आइए हम उस बुक के जो फर्स्ट चैप्टर है बायोलॉजी का, वो है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसको हम लोग कवर करेंगे, एक एक लाइन को समझेंगे, एनसीईआरटी का एक एक लाइन को समझेंगे कि उस लाइन में क्या कह रहा है ये एनसीईआरटी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो फर्स्ट पारा दिया गया है उसमें दिया गया, व्हाइल एग्जामिन अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क रॉबर्ट हुक सॉ दैट द कॉर्क रिजेंबल द स्ट्रक्चर ऑफ हनीकॉम्ब कंसिस्टिंग ऑफ मेनी लिटिल कंपार्टमेंट्स। कॉर्क इज अ सबस्टेंस which comes from the bark of a tree. This was the year 1665 when Hooke made this change observation through a self-designed microscope. Robert Hooke called these boxes cells. Cells is a Latin word from the little rooms. इसका मतलब क्या हुआ? तो रॉबर्ट हुक साहब एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1665 में, जैसे कि आप उनका फोटो देख पा रहे होंगे, तो रॉबर्ट हुक साहब ने 1665 में एक कॉर्क लिया। कॉर्क क्या होता है? जो भी आप पेड़ देख पा रहे होंगे, जो उसके बार्क होते हैं, जो उसके छिलके होते हैं, उनको उन्होंने स्लाइस कर करके जो सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप थे उससे उन्होंने उसका स्ट्रक्चर देखा। तो उनको कैसा स्ट्रक्चर दिखा? उनको स्ट्रक्चर दिखा इस टाइप का हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर टाइप दिखा। हनीकॉम्ब जो कि आप देख पा रहे होंगे मधुमक्खी का जो छाता होता है, जिसे हम लोग लेमन लैंग्वेज में कहते हैं, जो मधुमक्खी का छाता होता है उसकी स्ट्रक्चर के टाइप दिखा। इस तरह का उनको स्ट्रक्चर दिखा। तो इन्होंने इसका नाम रखा सेल कहा। सेल का मतलब क्या होता है? सेल का एक्चुअली में लैटिन वर्ड में होता है लिटिल रूम्स, मीन्स स्मॉल कंपार्टमेंट। स्मॉल कंपार्टमेंट आप लोग मूवी देखते होंगे तो मूवी में भी सेल जो जेल होते हैं, है ना, जेल को कहा जाता है कि उनको सेल में डाल दिया इंग्लिश में। तो वो क्या होता है? एक्चुअली एक तरह का छोटा सा रूम होता है, उसमें उन्हें डाल दिया जाता है, तो उन्हें कहा जाता है कि हम सेल में डाल दिए। तो वही उसी वर्ड से, जो ये लैटिन वर्ड है सेल, उसी से आया इसका नाम, और यहीं से हमारा स्टार्ट होता है। ये बायोलॉजी वर्ल्ड में बहुत बड़ा डिस्कवरी था। इसके बाद बहुत चीज़ों की जानकारी हमें और आगे चल के मिली। तो इन्होंने ये बहुत बड़ा डिस्कवरी कर दिया था 1665 में ही। ठीक, आगे देखें। दिस मे सीम्स टू बी वेरी स्मॉल इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस. दिस वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम दैट someone had observed that the living things appear to consist of a separate units. The use of the word cell to describe these units is being used till day in the biology. तो वही, जैसे कि हम आपको बताएं कि ये जो बहुत बड़ी डिस्कवरी थी साइंस फील्ड में, और आज तक हम लोग सेल को पढ़ रहे हैं। सेल के बारे में आज भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो रहस्यमय है, माइस्ट्री है, जो अभी तक उसको एक्सप्लोर नहीं किया जा सका है। तो ये एक बहुत बड़ा कह सकते हैं डिस्कवरी था रॉबर्ट हुक साहब के थ्रू। अब आइए हम लोग आगे जो सब टॉपिक है वो देखें। व्हाट्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किस चीज़ का बना हुआ है। तो इस चीज़ को जानने के लिए इसमें एक एक्टिविटीज़ दी गई है, जिस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो एक ओनियन की ज़रूरत पड़ेगी, दूसरा हमें जो है एक ग्लास ऑफ वाटर की ज़रूरत पड़ेगी, तीसरा जो है हमें फोर्सेप की जरूरत पड़ेगी, चौथा जो है हमें एक माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग थ्योरेटिकली इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। कितना समझ पाते हैं हम लोग देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि जो 5.1 में जो फर्स्ट एक्टिविटी है इस चैप्टर का, वो क्या दिया गया है। तो कह रहा है, लेट अस टेक अ स्मॉल पीस फ्रॉम एन ओनियन बल्ब विद द हेल्प ऑफ अ पेयर ऑफ फोर्सेप्स वी कैन पील ऑफ द स्किन कॉल्ड एपिडर्मिस फ्रॉम द concave slide inner layer of the onion. This layer can be put immediately in a water glass containing water. This will prevent the peel from the getting folding or getting dry. मतलब कहा गया है कि एक ओनियन लेना है। ओनियन को जैसे हम लोग ऊपर का जो कवर होता है उसको हटाएंगे तो हम लोग देख रहे होंगे कि बहुत एकदम थीन, एकदम पतला सा एक झिल्ली टाइप का होता है।
उसी झिल्ली को पील ऑफ करना है, उसी को फोरसेप के थ्रू हमें उसे निकालना है। और उसे एक ग्लास जो आपको ट्रांसपेरेंट ग्लास हो, जो कह सकते हैं शीशे की ग्लास जो हमारे पास हो, उसमें पानी रख करके उसे डाल देंगे। ये क्यों डालेंगे? अगर हम लोग उसे नहीं डालेंगे तो बहुत तेज़ी से ड्राई हो जाता है, और ड्राई हो जाता है, फोल्ड हो जाएगा, मुड़ जाएगा। तो इन सभी चीज़ों से बचाने के लिए हम उसे पहले क्या करेंगे, लेकर के उसको ग्लास ऑफ वाटर में डाल देंगे। फिर हम एक ग्लास स्लाइड लेंगे। ग्लास स्लाइड जो कि माइक्रोस्कोप के क्या कहते हैं फ्लोर होता है, उस पर डाल करके देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक ग्लास स्लाइड लेंगे। ग्लास स्लाइड कुछ भी कोई बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट नहीं है, एकदम छोटा सा कह सकते हैं शीशे का टुकड़ा होता है, उसको लेंगे और उसमें क्या करेंगे कि उसको फिर हम उसे ट्रांसफ़र कर देंगे उस ग्लास स्लाइड पे जो पील ऑफ किए थे, वाटर में डाले थे। उसको ट्रांसफ़र करने के बाद जस्ट इमीडिएटली हम लोग 1 ड्रॉप ऑफ वाटर डालेंगे। फिर क्यों डालेंगे? फिर उसी लिए डालेंगे कि वो ड्राई ना हो जाए, फोल्ड ना हो जाए। जब हम लोग 1 ड्रॉप ऑफ वाटर डालेंगे फिर हम उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे। देखिए आगे कह रहा है, ये सारी बातें वो आगे कह रहा है। लेट अस टेक अ ग्लास स्लाइड, पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट एंड ट्रांसफर अ स्मॉल पीस ऑफ द पील फ्रॉम द वॉच ग्लास ऑफ द slide. Make sure that the peel of the perfectly flat on the slide. A thin camel hair paint brush might be necessary to help transfer the peel. Now we can put a drop of saffron in solution on the slide. Follow up the cover slip. Take care of a wide air bubbles while putting the cover slip with the help of mounting needle. Ask your teacher for help. इसका मतलब यही है कि आपको क्या करना है कि ग्लास स्लाइड पे हमने डाल दिया अपना जो भी पील किए थे और उसमें 1 ड्रॉप ऑफ वाटर डाल दिए। उसके बाद फिर क्या करेंगे कि सेफ्रानीन एक डालेंगे। सेफ्रानीन एक डाई होता है जिसका यूज़ हम लोग माइक्रोस्कोप से देखने में करते हैं। सेफ्रानीन को और भी हम लोग देखेंगे, ग्राम स्टैनिंग में भी हेल्प होता है, तो वो सब आगे देखेंगे। फिर क्या करते हैं, 1 ड्रॉप ऑफ वाटर डालने के बाद फिर हम लोग माइक्रोस्कोप में देखते हैं। पेंट ब्रश का यूज़ इसलिए कर सकते हैं, ट्रांसफ़र करने में हो सकता है कि हम लोग किसी फोर्सेप से उठाए टूट जाए, इसलिए पेंट ब्रश पे उसको लेकर के उसको रखेंगे। ये बात का ध्यान रखना है कि ग्लास स्लाइड पे जब भी हम लोग रख रहे हैं उसमें कोई एयर बबल ना आए, तो उसको अच्छे से फ्लैट कर देंगे। फिर हम लोग माइक्रोस्कोप के थ्रू देखेंगे। माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर आप जैसे देख पा रहे होंगे, तो ये सारे स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप में पाया जाता है। तो उसके बाद क्या होगा, what do we observe as we look through the lens? Can we draw the structure that are able to see through the microscope? तो आपको इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा। जो आपने ओनियन का जो आपने लिया था, आप कह सकते हैं झिल्ली, तो उसको हम लोग माइक्रोस्कोप के थ्रू देख रहे हैं, तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। ये क्या है? ये क्या है? सबसे बड़ा सवाल होता है कि ये क्या है। यही सेल है। ये आप देख पा रहे होंगे कि मोर और लेस सभी एक स्ट्रक्चर का दिख रहा होगा। तो ये सेल है जिसे रॉबर्ट हुक साहब ने देखा था, वही अब आप देख पा रहे होंगे। What can we trying preparing temporary mount of the peel of the onion of different size? What do we observe? Do we see similar structure or different structure? तो वही कह रहा है कि ये आप किस तरह का चीज़ आप देख पा रहे हो, ये सिमिलर स्ट्रक्चर है या डिफरेंट है। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक कहते हैं कि व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर। अब एक्टिविटीज़ खत्म हो गई, अब स्ट्रक्चर पे चलते हैं कि ये स्ट्रक्चर क्या है। इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो जो नेक्स्ट सब टॉपिक है, व्हाट आर दिस स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर क्या है, इसको समझने के लिए समझते हैं हम लोग। तो जो फर्स्ट पारा दिया गया, दिस स्ट्रक्चर्स लुक सिमिलर टू ईच अदर, together they form a big structure like an onion bulb. We find from this activity that onion bulb of the different size have similar small structure visible under a microscope. The cells of the onion peel will look all the same regardless of the size of the onion they came from. तो अब ये कह रहा है कि आप जितने भी आप कैसे भी ओनियन साइज कोई भी ले लीजिए, लेकिन सभी में ये चीज़ें आपको सेम पाया जा रहा है। इस एक्टिविटी से हमें समझ में आता है, इस एक्सपेरिमेंट से हमें समझ में आता है कि जो स्मॉल कंपार्टमेंट के ही थ्रू ये पूरा ओनियन बना हुआ है। दीज स्मॉल स्ट्रक्चर्स दैट वी सी आर द बेसिक बिल्डिंग यूनिट ऑफ द ओनियन बल्ब। दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड सेल। नॉट ओनली ओनियंस बट ऑल ऑर्गेनिजम्स that we observed made up of cells. However, there are also single cell that live on their own. मतलब कह रहा है कि इससे हमें पता चलता है, इस एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि जो ओनियन बना हुआ है, इसी ओनियन बल्ब जो बने हुए हैं वो इसी स्मॉल कंपार्टमेंट से बना है जिसे हम लोग सेल कहते हैं, और ना ही तो ये कह सकते हैं कि ये क्या है, इसका बिल्डिंग यूनिट है ना, बिल्डिंग यूनिट है।
मतलब कि इसी यूनिट से ही ये पूरा ओनियन का फॉर्मेशन हुआ है। तो फिर यही आगे चल के ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ ओनियन का ही नहीं बल्कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन्हीं बिल्डिंग एलिमेंट से ही, जो सेल बिल्डिंग एलिमेंट है उसी से मिल करके बना है। इसीलिए इस आपको चैप्टर का ही नाम रखा गया फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, जो एक ही सेल के बने होते हैं। यहाँ तो मल्टीपल सेल दिख रहा है, तो लेकिन यहाँ पे मल्टीपल सेल दिख रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसमें बस एक सेल ही है जिसको पूरा आपको फंक्शन करता है, वो हम लोग आगे देखेंगे। अब आप देख पा रहे होंगे कि इस सभी में, चलिए ठीक है, हमने तो स्मॉल कंपार्टमेंट बनाया, बट बीच में सब में आप देख रहे हैं डॉट लाइक स्ट्रक्चर। इस चीज़ को समझने के लिए हमें एक और बॉक्स दिया गया है, जिस बॉक्स पे मोर टू नो दिया गया है। इसमें हमें इस चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो देखिए, सेल्स वेयर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665, जो कि हम लोग अभी देखे हैं। आगे चल करके क्या होता है कि और भी साइंटिस्ट लोग बहुत सारे चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं। आफ्टर 10 ईयर, अप्रॉक्स 10 ईयर, नॉट 10 ईयर, आफ्टर 9 ईयर, जो एक लुईन हुक साहब थे, उन्हें ही ऑब्जर्व्ड लुईन हुक विद द इम्प्रूव माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड दैट द फ्री लिविंग सेल्स इन द पाउंड वाटर ऑफ द फर्स्ट टाइम। इन्होंने बताया कि जो लुईन हुक थे वो एक मर्चेंट थे, कपड़े के व्यापारी थे, तो वो लेंस यूज़ किया करते थे लुईन हुक साहब ने, है ना। लुईन हुक साहब एक जो है कपड़े के व्यापारी थे 1674 में। इन्होंने ये एक कपड़े के व्यापारी थे, ये एक्चुअली लेंस का यूज़ किया करते थे अपने इम्प्रूव्ड लेंस से, वो कपड़े की सिलाई देखने के लिए। तो उन्होंने ऐसे ही उनको मन में उत्सुकता हुई कि और चीज़ें देखें, तो ऐसे ही उन्होंने पॉन्ड में पाया कि पॉन्ड में कुछ ऐसे सेल्स पाए जा रहे हैं जिनको आगे चल करके बहुत बड़ा कहते हैं फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं इन्हें, इसलिए क्योंकि इन्होंने ही फर्स्ट टाइम बताया कि कोई भी डिजीज होता है किसी एक छोटे छोटे एनिमल क्यूल्स, जो कि एनिमल क्यूल्स का मतलब उन्होंने इसलिए कहा था कि उनको छोटे छोटे जानवर दिखते थे उस माइक्रोस, जो कि नेकेड आई से नहीं दिख पाता था, तो उन्होंने वो टर्म दिया। तो वो सब चीज़ें हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, बट यहाँ पे बस इतना ही जाने कि लुईन हुक साहब ने जो वाटर में फर्स्ट टाइम सेल्स को देखा था, फ्री लिविंग सेल्स को देखा था कि वाटर में तैर रहा वो सेल्स। आगे चल करके रॉबर्ट ब्राउन साहब ने न्यूक्लियस की डिस्कवर की, जो कि छोटा छोटा स्मॉल कंपार्टमेंट में, जो कि हम आपको डॉट टाइप का बता रहे थे, उन्होंने 1831 में डिस्कवर किया। और 1839 में एक साइंटिस्ट है पुरकिंजी साहब ने बताया कि प्रोटोप्लाज्म का कहने का मतलब है जो एक सेल हुआ, एक सेल के आपको खाली जगह दिख रहा होगा, ये प्रोटोप्लाज्म, जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म भी कहते हैं। उन्होंने इस चीज़ के बारे में, जो कि जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, उन्होंने फर्स्ट टाइम इस टर्म का यूज़ किया था। The cell theory that all plant and animals are composed of the cells and that the cells of the basic unit of life was presented by two biologists, Sweden 1838 and Son 1839. The cell theory was further explained by Virchow 1855. मतलब कहने का मतलब है कि आगे ये सब लोग अपना इंडिविजुअली खोज कर रहे थे। रॉबर्ट ब्राउन साहब ने सेल के बारे में फर्स्ट टाइम बताया, उसके बाद तो लुईन हुक साहब ने 1674 में बताया कि एनिमल क्यूल्स पाए जाते हैं, मतलब स्मॉल फ्री लिविंग सेल्स जो है वाटर पॉन्ड में पाए जा रहे हैं। फिर रॉबर्ट ब्राउन साहब ने 1831 में बताया कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। फिर पुरकिंजी साहब ने 1839 में आपको प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म की डिस्कवरी की। ये सब इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट है, अलग अलग टाइम में डिस्कवरी कर रहे थे। फिर दो साइंटिस्ट है, एक जूलॉजिस्ट है, एक बायोलॉजिस्ट है, स्वीडन एंड स्वान 1838 और 1839 में। इसी टाइम में उन्होंने बताया कि जितने भी सेल है, आइडर एनिमल और प्लांट, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, वो सब एक स्मॉल यूनिट से मिलकर बना है, जिसे हम लोग सेल कहते हैं। उस समय ये बहुत बड़ा डिस्कवरी था। आज हम लोग जानते हैं, पढ़े हैं इसके बारे में, तो हम लोगों को लग रहा है, लेकिन उस समय के लिए बहुत बड़ा डिस्कवरी था। आज भी हम लोग इस चीज़ों को पढ़ते हैं। सेल थ्योरी आगे चल करके वर्च्यू साहब ने आपको सेल थ्योरी के बारे में बताया 1855 के टाइम में। और इन्होंने बताया कि जितने भी सेल है वो सब प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं, मतलब कि एक सेल फिर नेक्स्ट सेल का फॉर्मेशन करता है, फिर उससे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन प्रोसेस कहता है, वो सब हम लोग देखेंगे। एक सेल से कैसे दूसरे सेल, है ना, आपको सेल डिवीजन जो प्रोसेस होता है, सेल डिवीजन के थ्रू होता है। तो उन्होंने सबसे पहले वर्च्यू साहब ने 1885 में इस चीज़ के बारे में बताया था। विद द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप,
ये सब चल रहा था 90s के टर्म की बात है। एक ये रॉबर्ट ब्राउन 70s और 90s 80s और 70s से लेकर के 90s की टर्म की बात है, सेंचुरी की बात है। अब आई रही है 20th सेंचुरी, मीन्स 1900 के बाद क्या हुआ। 1900 के बाद 1914 में जा करके हमारे पास हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की, जिसकी मैग्निफिकेशन पावर बहुत ज़्यादा थी, जो कि ये लोग सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज़ कर रहे थे। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई तो सेल को और ज़्यादा एक्सप्लोर किया गया और सेल के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानी गई। तो उसके बाद हम लोग ऑब्जर्व किए कि सेल जो है एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, सिर्फ न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और उसके बैरियर में सेल वॉल नहीं, इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें आपको आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, राइबोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सभी चीज़ें फिर आगे चल करके फर्दर एक एक करके डिस्कवरी हुई। तो अब आइए जो नेक्स्ट दिया गया, द इन्वेंशन ऑफ द मैग्नीफाइंग लेंसेज लीड टू द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। इट इज़ नाउ known that the single cell may consist of a whole organism as in amoeba। अमीबा क्या होता है? एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। सिंगल सेल मीन्स एक ही सेल का मिलकर के बना होता है और वो पूरा फंक्शन अकेले ही एक सेल फंक्शन ही कर रहा होता है, एक सेल से ही वो पूरा अपना जिंदा रहता है। तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म उस तरह के ऑर्गेनिज्म को कहते हैं। और भी होते हैं ब्रामोसियम, क्लामेंडोमोनास, ये एक सब और भी बहुत सारे होते हैं जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया होते हैं, वो सब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब एक ही सेल होता है, उसी पे पूरा वो फंक्शन कर रहा होता है। उसके बारे में हम लोग आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे। दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऑन द अदर हैंड मेनी सेल्स ग्रुप टुगेदर इन अ सिंगल बॉडी एंड एज्यूम डिफरेंट फंक्शन इन इट, फॉर्म अ वेरियस बॉडी पार्ट ऑफ द मल्टीसेलुलर सच एज। इसका कहने का मतलब, इस पैरा का कहने का मतलब क्या है कि जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है उसे हम लोग यूनी का मतलब ही होता है वन, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गया। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है उसके लिए अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं। तो जो मल्टी सेलुलर, मल्टी का मतलब मेनी, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, उसके मल्टीपल सेल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा सेल्स से मिलकर के बने होते हैं। तो ये सब कैसे, इनका क्या एग्जाम्पल है? फंजाई हो गया, हम लोग हो गए, एनिमल्स, और आपको प्लांट्स, ये सब होते हैं। मेनी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव कम फ्रॉम अ सिंगल सेल, हाउ सेल्स डिवाइड टू प्रोड्यूस। कहने का मतलब ये है कि जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो सब सिंगल सेल से ही मिलकर के बना होता है। तो ये रिप्रोडक्शन चैप्टर जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी 5.2, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग लगा हो, समझ में आया हो, तो आप अपने दोस्तों को, अपने क्लासमेट को फॉरवर्ड कर सकते हैं, आप रिकमेंड कर सकते हैं। और यहाँ तक आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।